हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम एंड बीए ऑनर्स का जो रंगमंच सब्जेक्ट है। इसकी मैं आपको सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम प्रस्तुति प्रक्रिया के जो विभिन्न घटक होते हैं इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। देखिए, ये पहली यूनिट आपकी कंप्लीट करा दिया। सेकंड यूनिट का मैं आपको लास्ट चैप्टर कराने वाला हूँ। इसको खत्म करते ही हमारा ये पहली से लेके दूसरी तक के जो 4 चैप्टर हैं ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा नाटक और रंगमंच। तो देखिए, इसमें जो इस चैप्टर के अंदर वही सारी चीजें हैं जो हमने यूनिट 1 और 2 में पढ़ी थी, लगभग लगभग। तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी अगर आपने पहले की वीडियो देख रखी है। तो देखिए, अगर हम व्यापक अर्थ में देखें, बड़े अर्थ में देखें, तो जीवन को हम रंगमंच कह सकते हैं। ठीक है, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो भी एक रंगमंच है। और ये संसार जो है, ये क्या है, एक रंगमंच है। और संसार में जो व्यक्ति का जो जीवन है वो नाटक है। अब यहाँ पे समझिए, कहने का मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारी लाइफ है, ठीक है, ये क्या है, ये एक रंगमंच है। और हम सभी क्या है, एक रंगमंच के कलाकार हैं। हम जीवन जो जी रहे हैं ना, वो भी एक नाटक की तरह ही है। तो हर व्यक्ति जो है वो विश्व मंच पर अपनी भूमिका जी रहा है, कुशलतापूर्वक उसको निभाने की चेष्टा कर रहा है। जिस प्रकार से एक नाटक का कलाकार अपना बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, उसी तरीके से हम अपनी लाइफ को भी अच्छे तरीके से जीने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ सूत्रधार रचनाकार जो है वो एक अदृश्य शक्ति है। जिस प्रकार से नाटक के अंदर जो सूत्रधार होता है और रचनाकार होता है, वो कौन होता है, उसका निर्देशक, और उसके नाटककार होते हैं, वो उसके मेन सूत्रधार होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो जीवन है, उसका जो सूत्रधार या रचनाकार है, वो एक अदृश्य शक्ति है, जिसको हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम इसको ईश्वर, भगवान, सब अलग अलग नाम से अपना बुलाते हैं। अन्य कोई कला इतनी गहराई से मानव जीवन से नहीं जुड़ी जितना रंगमंच। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी कला इतनी गहराई से नहीं जुड़ी हुई है जितना रंगमंच है। क्योंकि रंगमंच में हमारे जीवन की विभिन्न घटनाएं देखने को मिलती है। अगर कभी आप नाटक वगैरह देखोगे ना, कोई नाटक, तो आपको पता लगेगा कि वही जो हमारी लाइफ में जो चीजें चलती हैं, वही सब आपको वहां पे देखने को मिलता है। नाटक जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। नाटक जो है वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। नाट्य की बात करें तो नाट्य समाज में जो झूठ पाखंड जो है उसको मिटाने का काम करता है। नाटक जो है लोगों को जागरूक करने का काम करता है। नाटक जो है लोगों को मनोरंजन करने का काम करता है। हर नाटक का अपना एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को जनता के सामने रखने का नाटक प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा है कि जो हमारी लाइफ है वो भी एक रंगमंच की तरह है। और हम अपनी लाइफ जो जी रहे हैं, वो हम एक कलाकार की तरह जी रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन में आप नाटक देखोगे, उसमें आपको सुख दिखेगा, दुख दिखेगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संघर्ष दिखेंगे। तो वो सारी चीजें हमारी लाइफ में होती है। हमारी जिंदगी में आपको सुख भी देखने को मिलेंगे, दुख भी देखने को मिलेंगे, संघर्ष भी देखने को मिलेंगे। तो मतलब लाइफ को इन्होंने नाटक से, रंगमंच से कंपेयर कर दिया है यहाँ पे। अब बात करेंगे रंगमंच के विभिन्न घटक। घटक का मतलब है कि जिन चीजों के बिना नाटक हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ, एक साइकिल है। ठीक है, मान लीजिए एक साइकिल है। मैं इसे बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब एक साइकिल के अंदर बहुत सारे घटक होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दो पहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हैंडल इंपॉर्टेंट है, इसकी सीट इंपॉर्टेंट है, इसके जो चैन होगा, जो पैडल होगा, वो सभी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज़ हटा दें तो क्या साइकिल को चलाना पॉसिबल होगा? तो शायद ना हो पॉसिबल। तो यानी कि सभी चीज़ें जरूरी होती है ना एक साइकिल को चलाने के लिए। उसी तरीके से एक नाटक को, एक रंगमंच को अगर सही तरीके से चलाना है तो उसके भी विभिन्न घटक होते हैं। जैसे एक नाटककार होगा जिसने नाटक को रचा होगा, जिसने लिखा होगा। एक निर्देशक होगा जो उसका सूत्रधार होगा, जो उसको बना रहा होगा, जिस पे पूरे नाटक को संभालने की जिम्मेदारी होगी। नट होंगे, नट में क्या आ जाते हैं, हमारे जो कलाकार होते हैं, जैसे अभिनेता हो गया या अभिनेत्री हो गई, या उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है वो सारे नट कहलाएंगे। ठीक है, यानी उसके नट हो गए। फिर रंगमंच तो है ही, क्योंकि भाई नाटक जो होगा वो प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा, रंगमंच पे ही किया जाएगा। और दर्शक सबसे इंपॉर्टेंट, आप दर्शक को मत भूल जाना। ठीक है, ये नाटककार, निर्देशक, नट, रंगमंच, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही। दर्शक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दर्शक, क्योंकि ऑडियंस भी होनी चाहिए उसको देखने के लिए। अब आगे और डिटेल में समझते हैं। देखिए, नाटक जो है एक दृश्य और श्रव्य काव्य है। यानी नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें हम देखते भी हैं उसको और हम उसको सुनते भी हैं। यानी कि आप उसको सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, और आप लिखित रूप में कहीं हैं तो आप उसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो नाटककार जो होता है, जो नाटक को लिखने वाला होता है, वो अपनी रचना
पढ़ने या मुद्रण के लिए नहीं बनाता, ठीक है, बल्कि वो मंचन के लिए करता है। अब समझिए कि जो नाटक को लिखने वाला व्यक्ति है, जो उसका राइटर है, ठीक है, उसने अपने नाटक को पढ़ने के लिए नहीं बनाया कि आप उसको पढ़ो, या फिर ना उसको छपने के लिए भी नहीं बनाया। उसका जो मेन उद्देश्य था वो था मंचन, यानी कि रंगमंच पे उसको प्रस्तुत किया जाए, कैरेक्टर जो है वो सब उसको मिलके एक्टिंग करें उस पे, जनता जो है वो जाके उसको देखे, उसका उद्देश्य ये होता है, ठीक है। नाटककार जो है वो नाटककार के रंग दृष्टि ही किसी शब्द बद्ध रचना को नाटक बनाती है, ठीक है। जो नाटककार का जो नजरिया होता है, जो उसकी दृष्टि होती है, जो उसको रंगमंच से रिलेटेड जो उसकी उसका नजरिया है, वो उसकी जो रचना होती है, जो शब्दों में बंधी होती है। अगर आप कभी भी कोई नाटक की स्क्रिप्ट पढ़ोगे, तब स्क्रिप्ट जो मिलती है वो तो लिखित में होती है ना, यानी जो लिखित में जो शब्दबद्ध रचना है, ठीक है, उसको नाटककार की जो दृष्टि है, उसका जो नजरिया है, वो उसको नाटक बनाती है। वरना क्या है, वरना वो एक स्क्रिप्ट है, वो एक आलेख है, केवल लिखित, कुछ पन्नों पे लिखित एक स्टोरी आप ये मान लीजिए। लेकिन जब उसको रंगमंच पे लाके प्रस्तुत किया जाता है, तब जाके वो एक नाटक बनता है, ठीक है। मंच पर दृश्य होने पर ही नाटक की सार्थकता होती है। जब कोई नाटक मंच पर प्रदर्शित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तभी वो सार्थक हो पाता है। अगर उसको पढ़ा जा रहा है और पढ़ा जा रहा है केवल, तो वो सार्थक नहीं है। जब उसको देखा जा रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, तभी वो सार्थक हो पाता है। रंग तत्व नाटक की संरचना का मुख्य तत्व होता है, ठीक है, मतलब नाटक को जब रंगमंच पे लाया जाता है, वही सबसे मेन है। वह अभिनेता और दर्शक दोनों की दृष्टि में रखकर लिखा जाता है। देखिए, नाटक जब लिखा जाता है, तो वो दोनों को ध्यान में रखा जाता है, दर्शक को भी ध्यान में रखा जाता है, और जो उसका अभिनेता है उसको भी ध्यान में रख के लिखा जाता है, ठीक है। रंग प्रस्तुति का बीज है आलेख। आलेख का मतलब होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। जो भी नाटक में कैरेक्टर जो आपके सामने हैं, वो जो भी कह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी उनकी हरकतें हैं, चाहे उसमें नृत्य हो, चाहे उसमें डायलॉग हो, जो भी है, वो सब उनको पहले से लिखित में मिलता है, स्क्रिप्ट, यानी पहले से उसका एक आलेख मिलता है, लिखित में स्क्रिप्ट मिल जाता है। यही मेन उसका बीज होता है, ठीक है। मेन उसका आप उसको बीज के रूप में देख सकते हैं कि जो रंगमंच की जो प्रस्तुति करते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है स्क्रिप्ट, क्योंकि उसी पे तो वो नाटक चल रहा है। जो आलेख होता है वो किसी नाटक का लिखित रूप, आप उसे मान लीजिए। आलेख केवल नाटक का नहीं, या कोई भी चीज है उसमें जो लिखित रूप में आपको मिल रही है, जिसको प्रदर्शित करना है, वो स्क्रिप्ट हो जाएगी। चाहे वो नाटक की स्क्रिप्ट हो, चाहे कोई मान लो कोई मूवी बन रही हो, कोई फिल्म बन रही हो, तो फिल्म में भी जब जो हीरो हीरोइन होते हैं, उनको पहले स्क्रिप्ट दी जाती है, आलेख दी जाती है, ताकि वो उसको पढ़ते हैं, कैरेक्टर को समझते हैं, तब जाके उसको साइन करते हैं। तो आलेख जो है वो किसी नाटक का लिखित रूप, आप उसे मान लीजिए। इसको पढ़कर अभिनेता हो गए या जो रंगकर्मी हो गए, वो सब उस पर अभिनय करते हैं, उस पर एक्टिंग करते हैं। आलेख में जो शब्द होते हैं, उनको संवादों में कौन परिवर्तित करता है? हमारे जो अभिनेता, जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्क्रिप्ट में जो डायलॉग्स लिखे थे, जो लिखित रूप में जो था, उसको डायलॉग्स में परिवर्तित करेंगे हमारे अभिनेता, उसको बोलकर, उसमें बैकग्राउंड का म्यूजिक भी दिया जाएगा, ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें म्यूजिक होगा, वो सब। संवादों का नाटक में बहुत महत्व होता है। जो डायलॉग्स होते हैं, संवाद का मतलब डायलॉग्स है, तो जो डायलॉग्स होते हैं, उसका नाटक में बहुत ही ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण रोल है, आप ये मान लीजिए। क्योंकि किसी भी नाटक के जो मेन जो प्राण होते हैं, जो उसकी जान होती है, वो उसके संवाद होते हैं, उसके डायलॉग्स होते हैं। डायलॉग्स जो होते हैं वो लंबे समय तक याद रखे जाते हैं, ठीक है। कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हो जाते हैं, आप किसी फिल्म के भी डायलॉग देख लेना, जो आज तक, जो 50 साल पुरानी फिल्में हैं, उसके डायलॉग आज तक मतलब महत्वपूर्ण है, बोले जाते हैं और उसको पसंद किया जाता है। तो इसी तरीके से जो नाटक के जो संवाद होते हैं ना, वो भी उसके प्राण होते हैं। अब बात करेंगे नाटक और अभिनेता की, ठीक है। अभिनेता एक कलाकार जरूर है, लेकिन दूसरी कलाओं की तरह अभिनेता की कला में उसका विचार खुद से नहीं आता। कहने का मतलब है, जो अभिनेता होता है वो एक कलाकार होता है, ठीक है। उसमें सारी विचार खुद से नहीं आते, बल्कि उसको क्या होता है, उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है, ठीक है। यानी उसकी कला का जो आधार होता है वो नाटक होता है, और नाटक जो मिलता है उसको स्क्रिप्ट यानी लिखित रूप में मिलता है। और नाटक के शब्दों को वो पढ़ता है, फिर उसमें वो तैयार करता है, ठीक है। पहले से उसको सारी चीजें तैयार मिलती है, नाटक, शब्द वगैरह, डायलॉग्स वगैरह सब कुछ पहले से लिखे मिलते हैं। कलाकार उसको पढ़ता है, उसको समझता है, फिर उसको परफॉर्म करता है उस पे, ठीक है। तो नाटककार की सीमा जहां समाप्त होती है, वहां अभिनेता की सीमा आरंभ होती है। अब इसका मतलब समझिए, नाटककार कौन है? नाटक को लिखने वाला। उसका जहां पे उसका काम खत्म हो जाता है, यानी नाटक को उसने फाइनल करके, लिख के फाइनल करके दे दिया, यानी वहां पे उसका, उसकी सीमा खत्म, उसका काम खत्म। अब वहां से काम किसका शुरू होगा? अभिनेता का, क्योंकि उसके पास स्क्रिप्ट आ गई। अब उसको पढ़ेगा, उसको उस कैरेक्टर को समझेगा कि उसका क्या कैरेक्टर है, उसका कौन सा पात्र है, फिर उसको उसके डायलॉग सीखेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेगा। यानी कि जहां पे नाटककार का काम खत्म हो जाता है, सीमा समाप्त हो जाती है, वहां से अभिनेता की शुरू हो जाती है। अभिनेता नाटक
की स्क्रिप्ट जो है वो नाटककार से लेता है, ठीक है। इनको नाटककार से इनको स्क्रिप्ट वगैरह मिल जाती है। यहीं तक नाटककार और अभिनेता का संबंध रहता है। बाकी अभिनय यात्रा जो है उसके स्वयं के माध्यम यानी अपने जो शरीर है, मन, वाणी उससे करना होता है। अब क्या है भाई, अभिनेता को स्क्रिप्ट तो मिल चुकी है, अब उसको काम क्या करना है, अब उसको आगे की यात्रा तय करनी है। अब उसको पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ना है, अपने पात्र को पढ़ना है, अपने पात्र को समझना है, उसके सामाजिक उसके जो व्यवहार था उसको समझना है, ठीक है। उसके बाद अपने आप को उस कैरेक्टर के अंदर ढालना है और फिर जाके उसे उस पर परफॉर्म करना होता है। तो उसे कैसे निभाना है, उसकी कैसे योजना बनानी है, ये निर्देशक जो होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो तय करेगा कि अब इसको कैसे प्रदर्शित करना है, ठीक है। निर्देशक के निर्देशन में स्वयं को अनुशासन में रखते हुए वह अपनी तैयारी करता है। जो अभिनेता होता है ना, अभिनेता जो है एक्टर, वो सब कुछ नहीं है, अभिनेता से ऊपर है निर्देशक, क्योंकि निर्देशक जो है वो उसका गुरु है, ठीक है, उसका मार्गदर्शक है। निर्देशक जो है वो बताएगा अभिनेता को कि किस प्रकार से करना है, कौन से सीन को कैसे करना है, ठीक है। यानी कि निर्देशक के निर्देशन में स्वयं को अनुशासन में रखते हुए अभिनेता अपनी तैयारी करता है, रिहर्सल करता है, ठीक है। उसे नाटककार के जो शब्द है और निर्देशक के अंकुश, निर्देशक जो है वो कंट्रोल रखता है उन पे, इन दोहरे अनुशासन के बीच में खुद की भूमिका तैयार करनी होती है। यानी उसके शब्द भी उसे समझने हैं, उसको बोलना है, उसको डायलॉग्स में कन्वर्ट करना है, और जो निर्देशक का जो डिसिप्लिन है, जो वो जैसे बताता है, उसको भी ध्यान में रखना है, और उसके बाद जाके उसको नाटक को प्रदर्शित करना है, ठीक है। इस नज़रिए से देखा जाए तो उसकी स्थिति जो है वो एक सृजनशील कलाकार यानी कि एक क्रिएटिव कलाकार की अपेक्षा एक नाट्य स्थिति के व्याख्याकार के रूप में ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। यानी कि जो नाट्य स्थिति है, जो नाटक की एक सिचुएशन बनानी है, उसकी कैसे व्याख्या करनी है, कहने का मतलब ये है, देखिए कि अब वो एक कलाकार नहीं रहा, अब उसको नाटक को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना है, ठीक है। अब उसकी स्थिति क्या हो जाएगी कि नाटक को हर हाल में उसको बेहतर तरीके से उसको व्याख्या करनी है, जनता तक उसको पहुंचाना है, उसको प्रदर्शित करना है। आगे देखिए, आलेख को पढ़ने की प्रक्रिया में कलाकार, जब स्क्रिप्ट होती है उसको पढ़ते हैं कलाकार, और उस चरित्र की आयु, उसकी वेशभूषा, उसका स्वभाव, उसका आर्थिक सामाजिक परिवेश, उसके चरित्र पर पड़ने वाले प्रभाव, प्रतिक्रिया, इन सब चीज़ों की वो तलाश करता है, रिसर्च करता है, उसको सीखता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई गांधी पर कोई नाटक करना है, तो अब ऐसे में जैसे मान लो आपको गांधी का रोल मिल गया, तो आपको गांधी के चरित्र को समझना पड़ेगा, उसकी एज, यानी आपको ऐसा मेकअप दिया जाएगा कि आप गांधी की एज के लगो, आपको ऐसी वेशभूषा दी जाएगी, यानी ऐसे कपड़े, ऐसे कॉस्ट्यूम, और आपका ऐसा मेकअप किया जाएगा जिससे आप गांधी जैसे दिखो। आपको उनके नेचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनकी आर्थिक सामाजिक परिवेश को समझना पड़ेगा, उनके चरित्र को समझना पड़ेगा, तब जाके आप उन पे क्या करोगे, गांधी पे अच्छे तरीके से, मतलब उनकी एक्टिंग कर सकते हो, उस पर अभिनय कर सकते हो, उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। आपको उसको समझना पड़ेगा, ये कहने का मतलब है। उसके चारित्रिक विकास का ग्राफ, उसके दूसरे चरित्रों के साथ उसके कैसे संबंध थे, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चरित्र की आवाज़ कैसी थी, उसका चाल ढाल कैसा था, उसका उसके चलने फिरने का तरीका, उसकी जो प्रतिक्रियाएं, उसका जो गेस्चर होते हैं, हाव भाव होते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको समझना है और उसके अनुसार अपने आप को ढालना है, ठीक है। आप देखोगे गांधी की कोई फिल्म होगी तो वो बिल्कुल गांधी जैसा ही दिखेगा, ठीक है। वैसा ही मेकअप होगा, उसी की तरीके से उसे चलना होगा, उसी के तरीके से उसको बोलना होगा, सब कुछ उसके तरीके से करना होगा, तभी तो वो गांधी के कैरेक्टर को निभा पाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। एक अच्छे अभिनेता का सबसे बड़ा गुरु जो होता है वो स्वयं रंगमंच होता है, क्योंकि जो अभिनेता होता है ना, वो रंगमंच पे ही अपनी अच्छी प्रस्तुति देता है और वहीं से उसको सीखने को मिलता है, ठीक है। अगर वो बेकार एक्टिंग करेगा तो उसको वहां से निराशा मिलेगी, क्योंकि जनता उसे पसंद नहीं करेगी। अगर वो अच्छी एक्टिंग करेगा तो जनता उसको पसंद करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे अभिनेता का जो सबसे बड़ा गुरु है ना, वो रंगमंच है, क्योंकि यहीं पे कलाकार रह के जितना सीखता है उसकी परीक्षा वहीं हो जाती है, ठीक है। जो वो रंगमंच पे करता है उतना वो कहीं और नहीं कर सकता, जो असली जो उसकी परीक्षा है वो वहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो आपका एग्जाम हॉल होता है ना, जब आप एग्जाम देते हो, वही आपकी मेन, वहीं से आपको मेन सबक मिलता है, ठीक है। क्योंकि आप वहीं जाके फाइनल अपना परफॉर्मेंस देते हो जो पूरे साल आप पढ़ते हो। उसी तरीके से रंगमंच है। रंगमंच क्या है, उनके लिए एक ऐसी प्रयोगशाला आप मान लीजिए जहाँ पे वो अपने आप को परफॉर्म करके दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका कि रंगमंच वह प्रयोगशाला है जहां उसका अभिनेता सही आकार और व्यक्तित्व प्राप्त करता है, यानी सही आकार, उसको सही नाम, उसकी पर्सनैलिटी जो है उसको वहीं से मिलती है, रंगमंच से। क्योंकि रंगमंच पे जैसा वो नाटक करता है, अगर वो बेहतरीन प्रदर्शन कर देता है तो वहां से उसका नाम हो जाता है, उस कैरेक्टर को, उस एक्टर को सभी जानने लग जाते हैं, उसकी तारीफें होती हैं, ठीक है। जैसे कि एक मूवी में
कोई एक्टर बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, वो फिल्म हिट हो जाती है तो उसको फिर सब जानने लग जाते हैं, वो मूवी उसको नाम दिला रही है। ऐसे ही जो रंगमंच होता है वो किसी नाटककार को और जो उसके अभिनेता है उसको नाम दिलाता है। नाटककार के आलेख को सही तरीके से समझने, अनुभव करने, जीवन को जानने और उसको पहचानने का अवसर मिलता है। ठीक है। और इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि नाट्य कला जो है वो अभिनेता की कला है। और नाट्य कीर्ति और अभिनय कला एक ऐसा सम्मिश्रण है, यानी कि जो आपकी स्क्रिप्ट होती है वो प्लस में अभिनय यानी एक्टिंग, एक ऐसा सम्मिश्रण है जो कि मंच पर केवल अभिनेता ही दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे एक चीज समझिए, आप किसी भी रंगमंच पे जाइए, आप किसी नाटक को देखिए, तो मंच पे आपको केवल क्या दिखेगा? अभिनेता, यानी कि जो एक्टर है आपको केवल वो दिखेगा। ठीक है। किसने उस नाटक को लिखा है, किसने डायलॉग्स बनाए, इतना कोई नहीं ध्यान देता, सब कोई एक्टर को ही देखते हैं। तो यानी कि ये जो है कहने का मतलब, नाट्य कला में जो नाट्य कला जो है वो अभिनेता की कला है। ठीक है। क्योंकि ये एक्टिंग का और नाट्य कृति का एक ऐसा मिश्रण है जो मंच पे केवल अभिनेता को ही दिखाई देता है, यानी अभिनेता को ही दिखाता है। नाट्य में शब्द और अभिनेता जो है वो मुख्य हो जाते हैं। ठीक है, मेन हो जाते हैं। जो भी शब्द है और जो उसका जो उसको बोलने वाला है वो मेन हो जाता है। अब बात करेंगे अभिनेता और दर्शक की। अभिनेता क्या है? जो एक्टिंग कर रहा है। और दर्शक कौन है? ऑडियंस। आप जैसे कि आप देख रहे हो तो आप ऑडियंस हो गए, आप दर्शक हो गए, तो इनके बारे में समझिए। तो नाटककार जो है वो अपने भाव और समाज की सच्चाई को नाटक में पिरोकर जनता के सामने लाना चाहता है। यानी जनता की जो समाज की सच्चाई होती है वो जनता के पास कैसे लाएगा? नाटक के जरिए। इसमें अभिनेता जो होता है वो उसका सहयोगी होता है, क्योंकि अभिनेता उसमें उसको कर रहा है, वही अभिनय कर रहा है, उसमें वही डायलॉग्स बोल रहा है, तो वो सहयोगी हो गया। संवाद में छिपे उनके जो भावात्मक क्षण होते हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, जो डायलॉग्स के अंदर छिपी हुई है नाटककार की, जो उसकी प्रतिक्रियाओं की खोज है, वो अभिनेता ही उस पर अभिनय करता है। ठीक है। जो भी भाव उसने, जो सोच के नाटककार ने नाटक को लिखा है, उसको प्रदर्शित करने की जो जिम्मेदारी है वो अभिनेता की होती है। और कैसे? अपनी बेस्ट एक्टिंग करके, यानी बेस्ट अपनी अभिनय देकर। अभिनेता को नाटक को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिहर्सल होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। ठीक है। कैरेक्टर को समझना होता है, बहुत ज़्यादा उसको पढ़ना होता है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होती है। तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रयास करता है अभिनेता। उसके दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए संवाद पर ध्यान देना होता है, समझिए। क्योंकि देखिए, संवाद जो मैंने आपको बताया था ना, डायलॉग्स जो होते हैं वो अमर हो जाते हैं। आज से 50 साल पुरानी फिल्मों के भी बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो आज तक बहुत फेमस है, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, यानी डायलॉग्स जो हैं वो अमर हो जाते हैं। तो ऐसे में दर्शकों का अगर ध्यान खींचना है तो डायलॉग्स को कैसे डिलीवर करना है, कैसे संवाद बोलना है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। फिर क्या होता है भाई? देखो, नाटक में नाट्य उपकरण भी होते हैं बहुत सारे। तो उन उपकरणों का सही प्रयोग भी उसको अभिनेता को जानना होगा। उसकी वाणी, उसकी आवाज़, उसकी गति संचालन, उसकी जो मुद्राएं होती हैं, जो जो भी उसकी मुद्रा, चलना फिरना या नृत्य वगैरह जो भी है, उन सभी गतिविधि पे बहुत ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तभी तो जाके रंगमंच में वो प्रस्तुत करेगा, तभी तो वो सार्थक बनेगा, वो बेस्ट बनेगा। अब आप सोचिए कि बिना प्रैक्टिस के कोई सीधा रंगमंच में चला जाए और डायरेक्ट नाटक करने लगे तो क्या होगा? फेल हो जाएगा वो, बहुत सारी गलतियां होंगी। तो इसीलिए अगर रंग प्रस्तुति को सार्थक बनाना है, संतुलित बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। एक अभिनेता अपनी भूमिका की तैयारी कई प्रकार से कर सकता है। जैसे कि दो आपके सामने अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसे समझिए। देखिए, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। एक जो अभिनेता होता है ना, जो एक्टर होता है, जब उसको कोई पात्र मिल जाता है, जैसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि मान लीजिए मिल्खा सिंह पे कोई नाटक किया जा रहा है। ठीक है। अब उसे मिल्खा सिंह का कैरेक्टर निभाना है। तो अभिनेता उसकी तैयारी दो तरीके से कर सकता है। एक तो तरीका ये होता है कि वह चरित्र को स्वयं पर बाहर से आरोपित करे और अपने भीतर की ओर यात्रा आरंभ करता है। यानी कि क्या करता है कि जो कैरेक्टर है उसको समझता है और उसको बाहरी रूप से दिखाता है। ठीक है। बाहरी रूप से लोगों को दिखाएगा कि भाई हाँ, वो वैसा है, उसके जैसे एक्टिंग कर रहा है। एक तो ये तरीका अपना ले। या फिर दूसरा ये तरीका है कि उसकी भूमिका की तैयारी करे भीतर से, यानी अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाले, जैसा कि मिल्खा सिंह करते थे वैसा ही करे, जैसे वो चलते थे वैसे ही प्रैक्टिस करने लगे, अपनी रियल लाइफ में उसको उतारने लगे। ठीक है। तो उसको भीतर से कहते हैं करना, और एक होता है बाहरी रूप से करना, कि भाई एक काम है, उन्हें ये समझना है कि भाई मुझे ये रोल करना है, इसके बाद नाटक खत्म है, मुझे क्या लेना। तो एक बाहरी रूप से भी ये हो सकता है। तो दोनों तरीके से तैयारी हो सकती है। चरित्र की बाहर की जो रूपरेखाएं हैं उसको ध्यान ना देकर उसके स्वभाव, उसका जो व्यवहार है, उसकी जो प्रतिक्रिया, उस पर बल दिया जाता है। ठीक है। जो भरत मुनि है जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, उन वो क्या कहते हैं समझिए। भरत मुनि कहते हैं कि वेशभूषा जो होती है वो केवल रूप सज्जा नहीं है, बल्कि भूमिका धारण करने में सहयोगी है। बिल्कुल।
अगर आप सोचो कि कोई गांधी का कैरेक्टर निभा रहा है और उसको अलग तरह के कपड़े पहना दें जो जो गांधी पहनते ही नहीं थे, अलग तरह का उनका मेकअप कर दें और अलग तरीके से डायलॉग्स बोलने लगे जैसा कि वो करता नहीं था, तो क्या होगा? कैरेक्टर में उसकी भूमिका दिखेगी नहीं, ऐसा लगेगा ये क्या बना दिया, और कोई उसको पसंद नहीं करेगा। तो यही कहने का मतलब है, वेशभूषा जो हमारा जो मेकअप होता है, जो हमारा पहनावा होता है, जो हमारी रूप सज्जा होती है, वो हर चीज कैरेक्टर के अनुसार ही होनी चाहिए। नाटक खेलने के की पूरी प्रक्रिया में पात्रों के अनुसार ही अभिनेता की वेशभूषा धारण करनी होती है। जैसा कि मतलब पात्र होता है, जैसा कैरेक्टर होता है, उसके अनुसार ही वेशभूषा बननी पड़ती है, ठीक है? वैसा ही बनना पड़ता है। पात्रों के अनुसार ही अभिनेता का चेहरा और उसके जो हाव-भाव है वो दिखाना होता है। अगर मान लो कोई बूढ़ा कैरेक्टर है तो उसके फिर उसके बाल भी सफ़ेद करने पड़ेंगे, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ लानी पड़ेंगी, ठीक है? उसको एजेड दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो मतलब उसी के जैसा चेहरा हो, उसी के जैसा हाव-भाव हो, इस तरीके से दिखाना होता है। अभिनेता पात्र के अनुसार अपने व्यक्तित्व का विलय करता है। अभिनेता क्या करता है, जैसे कैरेक्टर उसको निभाना है, जैसे मान लीजिए किसी को राम जी का कैरेक्टर निभाना है रामायण के अंदर, तो वो उनके राम के जो चरित्र है उनके अनुसार ही उनको तादम्यकरण करना होगा। तादम्यकरण का मतलब होता है कि अपने आप को उसमें रमा देना, उसमें बिल्कुल वैसा बन जाना। तो नाट्य प्रस्तुति में अभिनेता की सहायता के लिए अन्य अभिनेता भी होते हैं, ठीक है? मेन अभिनेता हो गया, अन्य अभिनेता भी हो गए, कई सारे मिलके काम करते हैं ना नाटक में, तो सब उसकी सहायता के लिए होते हैं, सहयोग के लिए होते हैं। मंच पर उसकी एकांत उपस्थिति भी संभव है और उसकी सामूहिक उपस्थिति भी संभव है। एकांत का मतलब क्या है कि मान लीजिए कहीं पे किसी का अकेले का सीन है, तो वहाँ पे वो एकांत तो होकर आ सकता है और अपने कैरेक्टर को दिखा सकता है, जो डायलॉग्स डिलीवरी वगैरह वो कर सकता है। मान लो कहीं पे सामूहिक उपस्थिति है, यानी कि कहीं ग्रुप में जाना है तो ग्रुप वाली उपस्थिति भी दिखाई जाती है। अभिनेता जो है वो रंगमंच का महत्वपूर्ण अंग होता है। दर्शक जो है वो अभिनेता के अभिनय को देखने के लिए आते हैं, ठीक है? मेन जो कौन है यहाँ पे रंगमंच पे? अभिनेता, क्योंकि दर्शक जो है उसकी एक्टिंग को ही देखने आए हैं। दर्शक जो है अभिनेता के अभिनय और नाटक का सही मूल्यांकन करके उसकी समीक्षा भी देते हैं। देखिए, अब मान लीजिए आप कोई मूवी देखते हो, तो आप उसके बाद अपने रिव्यू देते हो ना कि भाई आपको 5 स्टार में से आप कितने दे रहे हो, आप 4 स्टार दे रहे हो, 3 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 1 दे रहे हो, 0 दे रहे हो या 5 दे रहे हो, या आप अपनी रेटिंग, आपको जैसी मूवी लगती है आप वैसा उसको रेटिंग करते हो। ऐसे ही जो अभिनेता जब अभिनय करता है नाटक के लिए रंगमंच पे, तो जो उसकी ऑडियंस होती है वो भी उसकी एक्टिंग को देखती है, उस नाटक को देखती है, उसको समझती है, उसके अनुसार अपना उसको समझेगी, उसका मूल्यांकन करेगी, उसकी समीक्षा करेगी कि भाई अच्छा था या बुरा था या एवरेज था, कहाँ पे क्या कमी थी, ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वैसा करना चाहिए था, ठीक है? ये मतलब रिव्यू देते हैं उस पे। दर्शक जो है रंगमंच के महत्वपूर्ण घटक होते हैं, क्योंकि दर्शक, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि दर्शक को ही तो दिखाना है। अब आप सोचो ये जो रंग प्रस्तुति करी जा रही है वो किसके लिए की जा रही है? वो दर्शकों के लिए ही तो करी जाती है, और दर्शक नहीं होंगे तो फिर नाटक का कोई महत्व ही नहीं रह गया। तो दर्शक जो है वो कहीं ना कहीं इसके महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ठीक है? अब बात करेंगे निर्देशक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाटक को बनाने वाला, सारे कैरेक्टर को साथ में चलने वाला, पूरी अरेंजमेंट करवाने वाला, पूरी जिम्मेदारी किसकी है? निर्देशक की है। पहले के समय में नाटक में निर्देशक की कोई जरूरत नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में नाटक जो है पूरा प्रोफेशनल हो गया, पूरा जटिल हो गया, बहुत ज्यादा तैयारी करनी होती है, तो ऐसे में बिना निर्देशक के नाटक आज के समय में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? चलिए समझते हैं। वर्तमान समय में रंगमंच पर निर्देशक की भूमिका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। निर्देशक को रंगमंच में कभी जहाज का कप्तान कहा जाता है, कभी उसको सूत्रधार माना जाता है, कभी उसको तानाशाह भी कहा जाता है, तो कभी उसको गुरु माना जाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी। निर्देशक जो है सदा से रंगमंच पर नहीं था, लेकिन अब की बात करें तो निर्देशक जो है वो महत्वपूर्ण हो गया। प्राचीन समय में जब नाटक वगैरह होते थे तब निर्देशक वगैरह इतना महत्व नहीं होता था उसका, लेकिन अब के समय में निर्देशक के बिना नाटक हो ही नहीं सकता। वर्तमान समय में रंगमंच जो है काफी जटिल हो गया, क्योंकि अब प्रोफेशनलिज्म आ गया है। अब जो नाटक होता है बहुत ही प्रोफेशनल होता है, अरेंजमेंट जो होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं, ठीक है? तो जटिल प्रक्रिया हो गई है, तो इसलिए निर्देशक की आवश्यकता जो है वो महसूस की गई। तो इसीलिए क्या है, आज के समय में बिना निर्देशक के रंगमंच की कल्पना नहीं कर सकते हम, क्योंकि बिना निर्देशक के कोई नाटक हो जाएगा। विद्वान जो नेमी चंद है वो क्या कहते हैं समझिए, ये कहते हैं कि निर्देशक ही वह केंद्रीय सूत्र है, यानी वो मेन कड़ी है जो नाटक प्रदर्शन के विभिन्न तत्वों को एक साथ जोड़ कर रखता है। क्योंकि जो निर्देशक होता है ना उसकी जिम्मेदारी होती है, वो मान लो वो मेन उसका कर्ता धरता है, ठीक है? उसको आप मेन कर्ता धरता मान लीजिए। वही क्या करेगा, नाटक के लिए स्क्रिप्ट तय करेगा। जब स्क्रिप्ट तय हो जाएगी तो उसके लिए वो पात्र ढूंढेगा, उसके लिए फिर वो मंच की का प्रबंधन के लिए करेगा, और किसको क्या काम डिवाइड करना है, कहाँ टीम बनानी है, कहाँ पे किसकी जरूरत है, सारे काम जो है वो निर्देशक के द्वारा ही होते हैं, ठीक है? हालांकि उसकी हेल्प करने के लिए
काम बटे हुए हैं। मैंने आपको पहली दूसरी यूनिट में बताया है कि भाई जो म्यूजिक वाला है उसका अलग काम होगा, मंच का जो प्रबंधन करने वाला है, जो स्टेज सजाने वाला अलग होगा, लाइटिंग वाला अलग होगा, ठीक है, मेकअप वाला अलग होगा, कपड़े वाला जो कॉस्ट्यूम वाला अलग होगा, एक्टिंग करने के लिए पात्र अलग होंगे, सबके काम डिवाइड है। लेकिन जो मेन जो लीड करता है वो कौन होता है? वो निर्देशक होता है। ठीक है, आगे देखिए। निर्देशक नाटक को चुनने से लेकर नाटक के समापन तक, यानी फाइनल पूरा उसको प्रदर्शित हो जाने तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्देशक जो है अभिनेता का गुरु होता है एवं नाटक की विभिन्न क्रियाओं में अपने कलाकारों को समझाता है कि भाई ऐसे करना है, यहाँ करना है, ये सीन ऐसे करना है। ठीक है, सारी जो इंस्ट्रक्शन होती है, जो मार्गदर्शन होता है वो करता है। निर्देशक कार्य का विभाजन करता है, अभिनेताओं को चुनता है, उपकरण जो वहाँ पे उपकरण चाहिए उसको मैनेज करवाना, उसको उपलब्ध करवाना, ठीक है, जैसी ज़रूरत है वैसे उसको उपलब्ध कराना, ये उसका काम होता है। इसके बाद होता है प्रस्तुति योजना, कि अब भाई सब कुछ हो गया, अब नाटक को प्रस्तुत करवाने का काम भी निर्देशक का है। निर्देशक जो होता है वो प्रस्तुति योजना का नेतृत्व करेगा कि भाई नाटक को प्रस्तुत करना है, उसकी पूरी जिम्मेदारी निर्देशक की होगी। ठीक है, वो प्रबंधक और विशेषज्ञों का सहयोग लेगा। वो यहाँ पे फिर पता लगता है कि भाई जो निर्देशक है उसकी कला पे पकड़ क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसका अनुभव कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी व्यवहार क्षमता, उसकी संगठन क्षमता, ये सारी चीज़ें जो है इसका परिचय जो है वो निर्देशक देगा। निर्देशक जो होगा उसकी कला में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी बुद्धि ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है, व्यवहार उसका बेहतर होना चाहिए, संगठन यानी एक लीडरशिप वाली उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो एक नाटक को अच्छे तरीके से करवा पाएगा, तभी वो सब कुछ मैनेज कर पाएगा। ठीक है, तथा अन्य लोगों के साथ सहयोग लेकर वो नाटक को सफल बनाने के लिए काम करता है निर्देशक। निर्देशक जो होता है अपनी टीम के हर एक सदस्य से सीधा संबंध होना चाहिए उसका। यदि मान लीजिए कोई वाद विवाद हो जाए, कोई विवाद हो जाए किसी चीज को, तो ऐसे में निर्देशक जो है उसका फैसला अंतिम फैसला होना चाहिए। निर्देशक जो बोलेगा वही सबको मानना पड़ेगा। और निर्देशक को अपने कलाकार और सहयोगी जो है उनके साथ तालमेल बना के चलना है, क्योंकि नाटक जो करना होता है, यानी नाटक की स्क्रिप्ट चुनना, कैरेक्टर चुनना, उसका मंच का प्रबंध करना, यानी कई सारे स्टेप होते हैं और टीम वर्क होता है। तो शुरू से लेके एंड तक सारा नाटक चलाना है, उसमें कई 3-3 4-4 6-6 महीने लग जाते हैं एक नाटक को प्रस्तुत करने में। ठीक है, तो ऐसे में 6-6 महीने तक काम कराना है, तो सबके साथ तालमेल बना के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करें निर्देशक की क्या भूमिका होती है, तो वैसे तो बहुत सारी भूमिका होती है, पर मेन मेन 3-4 पॉइंट बता देता हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। नाट्य कृति का चुनाव करना, ये इसकी भूमिका है। कलाकारों का चयन करना भी निर्देशक का काम है। पात्रों का चुनाव करना कि भाई ये पात्र है, इसको इसका रोल इसको देना है, ये भी निर्देशक करता है। प्रैक्टिस करवाना, रिहर्सल करवाना भी निर्देशक का काम होता है। नाट्य का प्रदर्शन करवाना भी निर्देशक का काम होता है। ठीक है, तो ये सब इसकी भूमिका होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैप्टर देखो आपको बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, लेकिन इतना डीप आपको पढ़ना नहीं है। आपको पेपर में ये हल्के सब्जेक्ट ही हैं जो है बुक में पढ़ लेना आप अपनी नॉलेज के लिए, बाकी आपको पेपर में लिखना कम है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।